दोस्तों, आज हम अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमारी बात करेंगे। वो है आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे। सबसे पहले ये जानेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, बनाता कौन है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। यह एक वार्षिक सरकारी दस्तावेज है जिसे केवल मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को बजट प्रस्तुत करने से पहले संसद में पेश किया जाता है। हालांकि संविधान में ऐसे नियमों का उल्लेख नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण अतीत की घटनाओं का वर्णन करता है और भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाता है और फिर उसी के अनुसार हमें सुझाव भी देता है। हम यदि बात करें कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का उदाहरण लें तो हम ये जानेंगे कि हमें किस प्रकार से आर्थिक सर्वेक्षण हमारी मदद करता है। तो इसके आधार पे अतीत की घटनाओं का विवरण जाना जा सकता है। उदाहरण के लिए सांख्यिकी विवरण में आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत में कृषि का जीडीपी में योगदान 16% और रोजगार में 49% है। तो इस प्रकार के सांख्यिकीय विवरण और निष्कर्ष के आधार पर सरकार को बहुत सी योजनाओं को क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। विश्लेषणात्मक विवरण भी आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे सर आर्थर लुईस अर्थशास्त्री और डॉक्टर अंबेडकर दोनों ने कहा था कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लोगों को कृषि से विनिर्माण सेवाओं एवं गांवों से शहरों में स्थानांतरित हो जाना चाहिए, जिसे हम माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। और मित्रों, आप जान रहे होंगे कि कोरोना जैसी महामारी के चलते वर्तमान समय में हमारे श्रमिक लोग, भारतीय निवासी विकसित राज्यों से अपने मूल राज्यों की तरफ जो स्थानांतरित हुए, वह उल्टा माइग्रेशन यानी रिवर्स माइग्रेशन कहला रहा है। तो ये माइग्रेशन का ही एक एग्जाम्पल है। इसी माइग्रेशन के चलते दक्षिणी कोरिया और जापान जैसे देशों ने अपने लोगों के जीवन को काफ़ी बेहतर बनाया और उन्हें अन्य क्षेत्रों में विस्थापित कर उनकी आय में वृद्धि करने का प्रयास किया, जैसा कि हम सब जानते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा बहुत से पूर्वानुमान और सुझाव भी दिए जाते हैं। 2018-19 का यदि हम उदाहरण बात करें तो जलवायु परिवर्तन गैर सिंचाई वाली भूमि में कृषि आय को 20 से 25% तक कम कर देगा। यह आर्थिक सर्वेक्षण ने पूर्वानुमान दिया है, जिसके आधार पर हम अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकते हैं। बहुत सारे सुझाव भी आर्थिक सर्वेक्षण अपने सर्वे में देता है। जैसे 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हमें सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, फसल अनुसंधान, एमएसपी, एपीएमसी आदि में सुधार करना होगा। इस प्रकार सरकार आर्थिक सर्वेक्षण का संज्ञान लेती है और उसी के अनुरूप अपनी योजनाओं की घोषणा करती है। जैसे बजट 2018-19 में आर्थिक सर्वेक्षण की निम्न बातों पर सरकार ने अपनी सहमति दर्शाई थी और कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में सुधार आवश्यक है। ऐसा प्रस्ताव है कि किसान को अपनी फसल पर जो लागत आती है, एमएसपी उसका 1.5 गुना होगा। इसका मतलब है कि किसानों को 50% का लाभ होगा। इसी प्रकार कृषि उत्पादन बाजार समिति एएमपीसी में सुधार की भी बात बजट में कही गई है, ताकि छोटे और सीमांत किसान जो अपना माल एमएसपी मंडियों और विक्रय केंद्रों तक नहीं ला पाते, उन्हें उन्हीं के गांव में ग्रामीण कृषि बाजार ग्राम स्थापित कर और उन्हें ई नेम ऑनलाइन पोर्टल से लिंक करके उनकी आय बढ़ाई जा सकती है। तब जाकर किसान बिना किसी बिचौलियों और कमीशन के अपना सामान, अपना उत्पाद उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री कर सकेंगे। आप इस चार्ट के माध्यम से भी आर्थिक सर्वेक्षण के
बारे में जानकारी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कौन करता है। चूँकि आर्थिक सर्वेक्षण आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, इसलिए यह वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। लेकिन कौन सा विभाग? नीचे वित्त विभाग मंत्रालय के विभागों के नाम दिए जा रहे हैं और अक्सर परीक्षाओं में इन विभागों के कार्यों के बारे में भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निवेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग। इसके माध्यम से विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट अर्थात सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के शेयर स्वामित्व को निजी संस्थाओं को बेचती है। यह इसलिए किया जाता है ताकि अधिक से अधिक धन जुटाया जा सके, प्रबंधकीय दक्षता में सुधार किया जा सके। दूसरी बात, व्यय विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, लेखा नियंत्रक इसी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। वित्त आयोग और वेतन आयोगों की सिफारिशों को लागू करने का कार्य यही विभाग करता है। और राष्ट्रीय आर्थिक प्रबंधन संस्थान जो इसी विभाग के अंतर्गत फरीदाबाद में कार्यरत है। वित्तीय आर्थिक सेवा वित्तीय सेवा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्त सेवाओं का अर्थ बैंकिंग, बीमा, पेंशन इत्यादि है। तदनुसार यह विभाग निम्न प्रशासनिक और विधायी मामलों से संबंधित कार्य करता है। सरकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, दुर्घटना सह मृत्यु बीमा इत्यादि अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन इस विभाग के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबीज, इनकी निगरानी आरबीआई करती है, लेकिन इसमें विभिन्न पदों पर जो नियुक्ति है वो बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी, जिसका पदेन सचिव वित्तीय सेवा विभाग का सचिव होता है, के माध्यम से किया जाता है। यह विभाग नाबार्ड, IRDAI, PFRDA और NPS संबंधित प्रशासनिक और विधायी मामलों को देखता है। राजस्व विभाग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यह प्रत्यक्ष कर CBDT, अप्रत्यक्ष कर के लिए पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम CBEC था, लेकिन बजट 2018 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC कर दिया गया। नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ NDPS, विदेशी मुद्रा प्रबंधन FEMA, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम PMLA, बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट से संबंधित मामले सभी राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं। आर्थिक कार्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, भारत को दी जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सहायता, सरकार के टकसाल, मुद्रा और सुरक्षा, प्रेस पर प्रशासनिक नियंत्रण, IRDA और PFRDA से जुड़े वित्तीय सेवाओं के विभाग जैसे सेबी, SAT, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल से संबंधित प्रशासनिक और विधायी मामले आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत आते हैं। छोटी बचत योजनाओं जैसे किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दरें, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स तय करता है, RBI तय नहीं करता। राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायिका और राज्यों के साथ संघ और संघ शासित प्रदेशों के लिए बजट तैयार करने का कार्य भी ये विभाग करता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार इसी विभाग के अंतर्गत आता है। अब महत्वपूर्ण पदों की बात करते हैं। IES, CEA और वित्त सचिव। IES पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में एक नई केंद्रीय सेवा भारतीय आर्थिक सेवा का गठन किया। UPSC सालाना इसके लिए नियुक्ति निकालता है, जिसके लिए अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना आवश्यक है, जिन्हें बजट, योजना और नीति के बेहतर समन्वय के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में रखा जाता है। इनके पास भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना एक वेब पोर्टल भी है, अर्थपीडिया.in। आर्थिक सर्वेक्षण लिखने में CEA की मदद करता है। अब बात करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA।
का जो पद है यह न तो संवैधानिक पद है और न ही वैधानिक पद है। उनका सामान्य कार्य 3 साल तक का है और वर्तमान में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम 17वें भारतीय मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। इन्होंने 7 दिसंबर 2018 में अपने पद पर कार्यभार ग्रहण किया और इससे पूर्व अरविंद सुब्रमण्यम भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। वित्त सचिव प्रत्येक विभाग के शीर्षतम अधिकारी को सचिव कहा जाता है, उसमें से वरिष्ठतम को वित्त सचिव के रूप में नामित किया जाता है। और वर्तमान में भारत के मुख्य जो वित्त सचिव हैं वो अजय भूषण पांडे हैं, जिनकी नियुक्ति 3 मार्च 2020 को हुई। उपरोक्त विवरण से संबंधित 2 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, हमारे संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी रिपोर्ट संसद में सालाना प्रस्तुत की जानी चाहिए? नंबर 1 वित्त आयोग की सिफारिशें, नंबर 2 जीएसटी परिषद की कार्रवाई, नंबर 3 भारत का आर्थिक सर्वेक्षण। निम्न में से कौन सा सही है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ओनली 1 and 2, ओनली बी ओनली 2 and 3, सी ओनली 1 and 3 एंड डी इनमें से कोई नहीं। आप उपरोक्त विवरण के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर स्वयं निकालें। दूसरा देखिए, इसमें सही जोड़ी खोजें। प्रश्न है पहला, विदेशी व्यापार नीति, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग DIPAM। दूसरा, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें, वित्तीय सेवा विभाग। तीसरी, वित्त आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करना, राजस्व विभाग। और चौथी, इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं उपरोक्त विवरण के आधार पर खोज